वापस। आपका ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ना, बस ये ज़हन में रखें कि थोड़ा सा एफर्ट्स वाला कोर्स है। मतलब ये एफर्टलेस कोर्स नहीं है कि क्लासरूम सेशन कोर्स नहीं है। मतलब ये एफर्ट्स वाला कोर्स है और मेरे से ज़्यादा एफर्ट्स आपकी ज़रूरत है अगर आप इसे करना चाहते हैं तो। मतलब सही मानो। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत फैंसी सा काम है तो क्लासरूम में किया तो बस कॉन्सेप्ट ही लेना और कुछ नहीं लेना। क्योंकि जब तक ये अपने हाथ से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना इस चीज़ का, यानी जो मैं आज करा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जो मैं आज करा रहा हूँ जब तक ये हर इंडिविजुअली स्टूडेंट ये बनाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आगे साथ नहीं चल पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो एसईओ को एज ए टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर तो समझ ले, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट ना कर पाए क्योंकि उसने अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं की है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब यहां पर देखें, इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूं और इसको भी मैं कोडिंग में लेकर जा रहा हूं। इसको भी मैं यहां लाके पेस्ट कर देता हूं। ये क्या पेस्ट हुआ है? ये करना था ना, कॉपी नहीं हुआ। अच्छा, यहां पर सबसे पहले इस कोड को समझ लें, क्योंकि हमें कोड को ना बेसिकली क्रिएट नहीं करना, हमें कोड बना हुआ मिलेगा। आपको तो वेबसाइट बनी बनाई मिलनी है, आपने सिर्फ कोड को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी तो आप उसमें एडिट कर सकते हो ना। तो जब आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले ये देखें, ये एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है हमें यहाँ पे तो ब्लैक कलर भी नजर आ रही है क्योंकि ये नोट पैड है। ठीक है, अगर आप नोट पैड प्लस प्लस करेंगे तो वैसे ही नजर आएगी जैसे वहां नजर आ रही है। आप लोगों ने घर जाकर नोट पैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना, तो ये आपको ग्रीन कलर में नजर आएगा टेक्स्ट। हाँ जी, नंबरिंग भी आ रही होती है साथ में। ठीक है, तो आपने नोट पैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना। ये लिखा हुआ है, ये एक और टैग आ गया बीच में। ये टैग क्या है? ये देखें, ये टैग है। टैग क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इसके आगे लगा हुआ है डैश डैश, ऐसे ही है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये देखें, और उसके बाद क्या लगा है? डबल डैश। उसके बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और एंड पे जाकर फिर वही लगा दिया डबल डैश। सो बेसिकली ये जो टैग है ये किस लिए है? ये टैग है कमेंट के लिए, समझे? यानी इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये कमेंट किया हुआ है अपने लिए। यानी ये मैंने इस कोड के लिए, जो इसके नीचे कोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक हेडिंग लिख ली ताकि पता लग जाए कि नीचे लाइन वाला कोड क्या है। तो ये हेडिंग लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? इसको कमेंट करना पड़ा कि भाई HTML का हिस्सा ना समझा जाए इसको, बल्कि इसको क्या समझा जाए? चिट के तौर पर मैंने इसके साथ लगा दिया अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो कुछ भी आप अपनी इंफॉर्मेशन, यानी इवन इसका मतलब ये भी हुआ ना कि इसका ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं फौरी तौर पर ये चाहूं कि जहां से मेरी फाइल शुरू हो रही है HTML से शुरू हो रही है और खत्म कहां हो रही है? HTML में, तो मैं कहता हूं भाई मैं सारी फाइल को ही कमेंट करना चाहता हूं, क्या करूं? इसको यहां से पकड़ूं और क्या करूं जी? यहां लिख दूं और इधर लाऊं, फिर क्या करूं? चलो, क्या हुआ? सारी की सारी फाइल ही कमेंट बन गई। अब ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने किया। यानी ये चाहें तो हम मतलब इस तरह अपने कोड को, किसी कोड को भी कमेंट करना चाहें कि भाई इस वक्त इसका जरूरत नहीं है। मैंने एक कोड लिया, उस कोड को मैंने मॉडिफाई करना था बेसिकली थोड़ा सा, तो मैंने क्या किया? उसकी कॉपी की, लेकिन मैंने कहा भाई ओरिजिनल भी मेरे पास पड़ा रहे, क्योंकि अगर मैं उसे कमेंट कर दूंगा तो क्रॉलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉलर को कुछ नहीं दिख रहा कि क्या है। यानी क्रॉलर जब उस पर आएगा तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, उस जगह पे कुछ भी नहीं है। क्रॉलर ने सिर्फ किसको पढ़ना है? आकर टैग्स को पढ़ना है। क्रॉलर ने इस तरह की इंफॉर्मेशन को देखना ही नहीं है, वो उसके लिए मैनी नहीं रखती है, इसलिए वो तो क्रॉल कर रहा है, उसने तो इंडेक्सिंग करनी है। तो इस टेक्स्ट को जो कि आपने कमेंट कर दिया, इसको तो वो इंडेक्स नहीं ना करेगा। ये तो आप खुद कह रहे हो कि भाई ये तो मैंने अपने लिए रखा हुआ है, क्रॉलर के लिए तो है ही नहीं है। ठीक है, सो इस तरह का टेक्स्ट लिखने के लिए हम ये करते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? ये हेडिंग लिखनी थी कि भाई पता लग जाएगा नीचे ये फेविकॉल लगा हुआ है। अब फेविकॉल का कोड क्या है? क्या कोड है जी फेविकॉल का? लिंक।
लिंक के साथ लगा हुआ है। लिंक अभी तक हम बॉडी में नहीं हैं, ये ज़हन में रखें, अभी तक हम बॉडी में नहीं हैं। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेबसाइट आई और इस वेबसाइट ने अभी तक अपना लोगो फेविकॉन पे नहीं लगाया, यानी टाइटल पर अपना लोगो सेट नहीं किया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम तो यही करूंगा कि इनका लोगो लगाऊंगा यहां पर, और क्या करूंगा, ये वाला टैग लगा दूंगा, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन href इक्वल्स टू, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, इमेजेस स्लैश। इमेजेस स्लैश का क्या मतलब है कि ये एक फोल्डर है और इसमें इमेज पड़ा हुआ है। तो जब हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है बेसिकली वो एक फोल्डर्स की हायरार्की में अपलोड होती है। यानी अगर मैं कहता हूं ना मैं अपनी वेबसाइट को अपलोड कर रहा हूं, तो आपकी वेबसाइट जो सी पैनल में, कंट्रोल पैनल जो उसका होता है वेबसाइट का, वहां पर एक फोल्डर होता है पब्लिक HTML के नाम से, उसके अंदर आपके सारे फोल्डर्स होते हैं। तो जो आपके इमेजेस होते हैं उसको उसने अलग से सेग्रीगेट करने के लिए एक इमेजेस का फोल्डर बनाता है और सारे इमेजेस उसी में पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि वेबसाइट से हमने लिया है सब कुछ, तो उसने बताया यहां पड़ा हुआ है। तो अगर हमने प्रैक्टिस करनी हो अभी के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे href स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं SEO कर लूंगा, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे इसलिए कहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा कहते हैं, तो मैं इसलिए कहा, मैंने कहा मेरे एक्सपीरियंस में कुछ आया हुआ तो कह रहा हूँ कि स्टूडेंट कह रहे थे कोडिंग समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कोडिंग को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन कोडिंग को समझने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई 500 सफ़ों की किताब है, ठीक है। हमारे पास कुछ 7-8 टैग्स हैं मैक्सिमम, जिनकी कोडिंग को हमें अंडरस्टैंड करना है, बस इससे ज़्यादा टैग्स नहीं है। मैंने कहा इससे ज़्यादा टैग्स नहीं है SEO के, तो इतने ही टैग्स हैं जिसको मैंने कोडिंग के लिए समझना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, हर हालत में समझना पड़ेगा। और जब मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाऊंगा आपको लेकर, तो मैं आपको ये कोडिंग वहां भी दिखाऊंगा, ये कोडिंग वहां पर भी है लेकिन बैक एंड पे है। ले जी href, आगे क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या चीज है, ये क्या है भला, इमेज है। और इसको क्या कह सकते, क्या चीज है, ये फाइल है, ये फाइल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ऊपर मैंने जो कुछ लिखा कोई भी फाइल नहीं थी, जो कुछ भी लिखा मैंने टैग लिख रहा था और उसके एट्रीब्यूट्स लिख रहा था, लेकिन ये जो चीज है ये क्या है, ये तो फाइल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी होना चाहिए ना, अगर मैं इसको लोगो लगाना चाहता हूं तो इसकी फाइल मेरे पास होगी तो लगेगा ना लोगो, ठीक है। तो ये फाइल है, ये कंफर्म हो गया हमें, ठीक है। आ जाते हैं जी इधर फाइल। अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूं जी, हो गया यहां तक, ये हेड का पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। यानी अभी फिलहाल हमें हेड में ये 3 चीजें समझनी है। कौन सी 3 चीजें, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और तीसरे नंबर पर फेविकॉन इमेज कैसे लगाना है आपने, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको मैं सेव करता हूं। पीक में आएंगे, ये आपका फोल्डर है, आज की डेट ये, इसको सेव कैसे करना है ये देख लें, जो पिछली क्लास में नहीं थे सेव करने वाली में। सेव एज टाइप को ऑफ करें, यहाँ क्लिक करें और यहाँ से क्या कर दें, ऑल फाइल्स। इसलिए कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिखता और एंटर कर देता तो ये तो टेक्स्ट फाइल बननी थी, क्योंकि नोटपैड तो टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है। तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट फाइल अभी नहीं बनानी, मुझे क्या बनाना है, मुझे HTML फाइल बनानी है। तो मैंने कहा भाई ये वाली फाइल का फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए, ऑल फाइल करो, मैं खुद फॉर्मेट बताता हूँ। तो यहां लिख लेता हूं मैं, अच्छा फाइल का नाम लिखते हुए देखें, ये भी SEO का फैक्टर है, इसलिए मैं यूं लिख रहा हूं, हाउ टू क्रिएट फर्स्ट HTML फाइल .html। ये डैशेस लगाए हैं मैंने बीच में नाम के। वैसे आमतौर पर जब हम वर्ड में भी कुछ लिखते हैं तो स्पेसेस लगाते हैं, यहां पर मैंने डैशेस लगाए हैं, इसलिए कि आपने ये समझना है कि जो स्पेस बार है ये भी SEO के लिए बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि स्पेस बार इज अ कैरेक्टर, और ऐसा कैरेक्टर जो अननोन कैरेक्टर है, यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर तो नहीं है ना, मैं नहीं पता कौन सा कैरेक्टर है स्पेस बार। तो
तो अजीबोगरीब 20% लिखा हुआ आ जाता है। आप देखते हो ना अक्सर यूआरएल्स पे 20% लिखा होता है, लंबे से यूआरएल लिखे होते हैं ना, बीच में कहीं आ रहा होता है 20%। बेसिकली वो 20% रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्पेस को, वहां पर स्पेस आई होती है। सो गूगल हमें ये कहता है कि भाई फाइलों के जब नाम रखने हैं, चाहे वो HTML फाइलें हो, चाहे वो इमेजेस हो, इमेज फाइल्स हो, आपने उनके नाम में स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने उनके नाम में डैश इस्तेमाल करना है। कहां पर? जहां स्पेस देने हैं। और आपकी फाइलों के जो नाम है वो आपके कीवर्ड्स पे होने चाहिए। देखिए ना, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि गूगल को बता सकें कि हमारी प्रोडक्ट क्या है। वो हम फाइल के अंदर भी बता रहे हैं और फाइल के नामों में भी बता रहे हैं, हर जगह पे बता रहे हैं, ठीक है। और .html का क्या मतलब है कि HTML फाइल है, ये इसकी एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है। जैसे वर्ड की फाइल होती है तो उसकी एक्सटेंशन docx होती है, एक्सेल की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन xlx होती है, नोटपैड में जो टेक्स्ट फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन txt होती है। तो इसी तरह जो HTML फाइल है इसकी एक्सटेंशन HTML होती है। लो जी, इसको मैंने कर दिया सेव, फाइल बन गई। चलो आते हैं इस फोल्डर में, पीक में आ जाओ, DM, ये आ गई फाइल। इसे डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं जो हमने लिखा उसमें से क्या क्या हमें नजर आ रहा है। ये तो हमने लिखा ही नहीं, हम बॉडी में तो गए ही नहीं गए ना। कहां थे हम? ये कहां लिखा गया? देखिए जरा, देखें। इसीलिए, हाँ इसलिए कि ये हमने टाइप कर दिया, इसीलिए उसने ये आपको दिया था कि कमेंट बनाने के लिए टैग यूज करो। और कहता है कमेंट में जो कुछ भी मैं इसमें लिखूंगा वो नजर नहीं आएगा। देखिए फेविकॉल लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि वो बाहर है और वो टैग भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या आ रहा है। समझ आइए बात की कि नहीं आई है? भाई यहां पर जो कुछ टाइप करना है ना वो टैग की सूरत में करना है। अगर मैं कुछ वैसे ही टाइप कर दूंगा तो वो बॉडी पे डिस्प्ले हो जाएगा जाकर, ठीक है। जो इनसे बात चला जाएगा वो आपके, वो सिंपल टेक्स्ट है। अब वो गूगल ये समझ रहा है कि ये वेबसाइट का हिस्सा है आपका, ठीक है। उसने उसको बॉडी में ही दिखा दिया निकाल के, जी ठीक है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये कमेंट हो तो फिर आपको ये जो कमेंट लिखना था ना, फिर ये भी इसी तरह ही लिख देता। मैं चाहता हूं नहीं भी मुझे कमेंट भी लिखना है, मैं चाहूं तो इसके आगे भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग से लगा रहा हूं। क्या ख्याल है? अब ये कमेंट बन गया, अब ये डिस्प्ले नहीं होगा। और देखें, और क्या नजर आ रहा है वहां पे फाइल में, वो भी देख लो जी। टाइटल, डिस्क्रिप्शन तो नहीं आ रही कहीं? डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आएगी फाइल में, टाइटल नजर आएगा। डिस्क्रिप्शन को क्रॉलर देखेगा आके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमने किसके लिए लिखी है? क्रॉलर के लिए लिखी है। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरी वेबसाइट की हम थोड़ी देर के लिए भी सपोज कर लेते हैं भाई वेबसाइट की तो डिस्क्रिप्शन ही नहीं आई, फायदा क्या हुआ? ऐसे ही है ना। इसलिए कि वो वेबसाइट की बॉडी डिस्क्रिप्शन नहीं थी, वो वेबसाइट की वो डिस्क्रिप्शन थी जो हम क्रॉलर को दे रहे थे, तो दे दी हमने। बॉडी डिस्क्रिप्शन हम खुद बताएंगे, जैसे भी आपने वेबसाइट खुली हुई देखी है, ये बॉडी डिस्क्रिप्शन है सारी। नीचे आकर देखें, ये बॉडी डिस्क्रिप्शन, ये हमने बॉडी में लिखी हुई है, इट्स फाइन, ये सारी बॉडी में है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसे ये बॉडी है, बॉडी वैसे को कॉपी कर सकता है, इसको भी बॉडी ही उसमें आती है। बॉडी देखिए, कीवर्ड तो मिसाल के तौर पर 10 कंपनियां लाहौर में जो पिज्जा ओवन बेचती हैं, बॉडी को भी सर्च कर बिल्कुल करेगा। जब हम बॉडी में जाएंगे तो बॉडी की बात भी करते हैं। अब 10 कंपनियां जो पिज्जा ओवन बेच रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन 10 कंपनियों का कीवर्ड तो सेम होगा। अब सेम कीवर्ड का मतलब डुप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन अगर उनका बॉडी का टेक्स्ट सेम होगा तो ये डुप्लीकेशन है। मतलब उसके अंदर अगर उसने कीवर्ड यूज किया हुआ कमर्शियल पिज्जा ओवन, तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसने एक कंटेंट ऐसा सेंटेंस ले लिया जो किसी और वेबसाइट ने पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि वी आर सेलिंग कमर्शियल पिज्जा ओवन सिंस 19 ईयर्स, सेम यही जुमला एक पहली वेबसाइट ने भी सेंटेंस लगाया हुआ है, ये डुप्लीकेट है, ठीक है। इसको वो डुप्लीकेट की कैटेगरी में लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको रीराइट करेंगे ताकि वो इसको डुप्लीकेट ना समझे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सिर्फ एक सेंटेंस की, हाईलाइट करता नहीं डुप्लीकेट है। नो, हमें खुद से चेक करना है।
हमें डुप्लीकेशन टूल्स के साथ उसको चेक करना है कि क्या ये डुप्लीकेट है कि नहीं है। उसको तो पता लग गया डुप्लीकेट है, उसने आपको इग्नोर भी कर दिया, लेकिन आपको ये एरर, ये इट इज नॉट एरर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा। मैं ये एरर नहीं है, ये हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एरर क्या है? एरर तो होगा कोई सिंटेक्स एरर, तो ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, बल्कि ये उसका एक स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज रह गई यहाँ पे, क्या रह गया? पिक्चर रह गई है, इसलिए कि जिस फोल्डर में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर तो कोई तस्वीर ही नहीं पड़ी हुई, नहीं पड़ी हुई ना। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से गूगल से कुछ देख के यहाँ ले आते हैं, ठीक है। चलो इधर से ले लेते हैं तस्वीर, यहाँ से एक तस्वीर लेते हैं। आज हमने ना क्लास थोड़ी सी रिवाइज की है, ठीक है, लेकिन हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आगे बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पर थी तो इसलिए मैंने कर दिया। इसको मैं कहाँ रखूँ? एक तो इसका नाम है, जरा थोड़ा सा फेविकॉन ही कर दूँ, लिख दिया जी मैंने फेविकॉन। और इसकी टाइप क्या है? जेपीजी है, ऑल फाइल तो नहीं कर सकते, जेपीजी है, ओके ठीक है। अच्छा इधर आए, जरा पीक में जाएं, पीक में जाने के बाद जनवरी में आए और यहाँ से आए, ये तो नहीं है, ये वाली जी, फेविकॉन सेव कर दो। अब आए कोड में, देखें आगे क्या लिखा हुआ है, अपने नाम पीएनजी लिखी हुई है, वैसे वो रिकमेंड पीएनजी करता है, इसका नाम मेरा ख्याल है जेपीजी है, चेक कर लेते हैं। फोटोशॉप कितने लोगों को आता है? हल्का फुल्का आपको आता है, और आपको भी आता है? चलो हल्का फुल्का सबको आता है, बस ठीक है, हल्का फुल्का ही आना चाहिए। किसको नहीं आता हल्का फुल्का? आपको नहीं आता हल्का फुल्का? भी नहीं आता यार। अच्छा हाँ जी, आ गया, देखें ऊपर फेविकॉन आ गया। चलो आ जाए वापस कोडिंग में, आ जाए जरा बॉडी के अंदर भी चीज। अब अगर हम वेबसाइट की बॉडी की शक्ल देखें, अब इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए अगली क्लास में, इतनी एक्सपर्टीज अगली क्लास में होनी चाहिए। अब इधर आ जाए वेबसाइट पे, वेबसाइट पे आ रहा हूं मैं ये। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो अभी फिलहाल हम टेक्स्ट की बात करें, तो इसका जो टेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है? हेडिंग और पैराग्राफ्स, ऐसे ही है, देखें जरा, यही है ना। इसका टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ हमने कि हेडिंग और पैराग्राफ्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी अपनी वेबसाइट में हेडिंग्स और पैराग्राफ्स ही लिखने हैं, ठीक है। कैसे? जैसे किताबें होती हैं, किताबों में भी यही स्ट्रक्चर होता है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और तस्वीरें। एक चीज हम मिस कर गए, साथ तस्वीर भी आ रही है ना। तो बस ये तीन चीजें हमें समझनी है मोटी मोटी। बॉडी है भी हर तस्वीर यानी फेविकॉल की तरह लगेगी कि उसकी ये अलग नहीं अलग, वो देखते हैं, वो बिल्कुल अलग लगेगी, बिल्कुल अलग लगेगी। आए जी, नहीं टैग उसके लिए ही यूज होगा फेविकॉल वाला। खत्म उसकी बात, फेविकॉन खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है हमने, ठीक है। फेविकॉन सिर्फ टाइटल बार में तस्वीर को आइकन के तौर पर लगाने के लिए, बस वो एक वेबसाइट में सिर्फ एक दफा लगेगा, ठीक है ना, एक से ज्यादा दफा नहीं लगेगा जी। ये जो हम अभी फाइल सेव की थी जिसमें बारकोड नजर आ रहा था, इसमें जो हमने आपने जो जेपीजी करके हमने चेंज किया, वो नजर नहीं आया इसमें बाहर? नजर नहीं आया, नहीं आया ये। हमने पेज पे कुछ नहीं लगाया, फेविकॉन, यही तो इतनी देर से बता रहा हूं। फेविकॉन कहाँ होता है? टाइटल बार में होता है। फेविकॉन टाइटल बार में है। फेविकॉन ऐसे है जैसे कोक पीने लगे हुए हैं ना, तो कोक पीते पीते हम देखते हैं कोक का लोगो नजर आ जाता है ना, तो कोक वालों की मशहूरी हो रही है। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट की भी मशहूरी कर रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट खोले तो टाइटल में परमानेंट हमारा इमेज नजर आता रहे, हमारा लोगो छोटा सा बेशक नजर आ रहा हो, लेकिन नजर आए, ताकि हमारी एक पहचान बन जाए, किसी को टाइटल बार देख के हमारी वेबसाइट के मतलब भी पता लग जाए, ठीक है। अब आ जाए वापस। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर क्या था? हेडिंग और टेक्स्ट, हेडिंग और टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले हेडिंग चाहिए हमें, ठीक है।
हमारे पास टोटल हेडिंग स्टाइल्स जो हैं, हेडिंग लिखने के टोटल 6 तरीके हैं, H1 से लेकर H6 तक। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सब इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबको पता होगा कि वर्ड में भी यही 6 तरीके हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। सबसे बड़ी हेडिंग जो 1 है, और इसी हायरार्की के साथ नीचे जाते जाएंगे तो हेडिंग छोटी होती जाएंगी। इसी तरह गूगल भी हमको यही कहता है भाई आपने अगर अपनी वेबसाइट बनानी है और आपने ऑप्टिमाइज करनी है और आपने हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत बड़ा फैक्टर एक इग्नोर कर दिया है। तो मैं आपकी वेबसाइट को नेगेटिव पॉइंट दूंगा। तो आपने अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर लिखना है, जब उसमें कुछ हेडिंग दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आपकी वेबसाइट की हेडिंग है, तो उस हेडिंग को आपने हेडिंग स्टाइल में लिखना है, बजाय इसके फ़ॉन्ट बड़ा करके हेडिंग बनाने। ये भी तो तरीका होता है ना कि फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं तो हेडिंग बन जाएगी, ये नहीं, बल्कि वो कहता है आपने क्या यूज़ करना है, हेडिंग स्टाइल यूज़ करना है। गूगल को पता लग रहा है स्ट्रक्चर का, गूगल ने अपने पास एक स्ट्रक्चर सेव करके रखा हुआ है कि भाई जो टॉप पर आ रही है वो क्या है, हेडिंग है, उसके नीचे जो आ रही है वो सब हेडिंग्स हैं। सो इसका मतलब है मैं यूं कह सकता हूं कि H1 के बाद जितनी भी हेडिंग है वो सब H1 की सब हेडिंग्स हैं। हालांकि हैं अलग-अलग हेडिंग्स, लेकिन जब हम SEO के हवाले से बात करें, मतलब मैं कहूं अगर H6 तो मैं कहूंगा ये H5 की सब हेडिंग है, और अगर मैं कहूं H5 तो मैं कहूंगा ये H4 की सब हेडिंग है। ये इस तरह मैं इसलिए बता रहा हूं कि गूगल ये कहता है कि इस तरह करें आप। ऐसे नहीं है कि पहले हेडिंग 1 लगा दी, फिर दूसरे नंबर पर भी हेडिंग 1 लगा दी, फिर तीसरे नंबर पर जाकर लगाई हेडिंग 5 और उसके बाद लगा दी हेडिंग नंबर 3, तो स्ट्रक्चर खराब हो गया। वो कहता है आपने अपनी जो हेडिंग है उसकी हायरार्की को मेंटेन करना है। हायरार्की क्या है कि 1 to 6 इस हायरार्की के मुताबिक चलना है, और है एक हेडिंग को आपने बार बार रिपीट भी नहीं करना, ठीक है। हेडिंग 6 पैराग्राफ के इक्वल नहीं होते जो उसका अब सबसे पहली बात है कि हेडिंग 6 पैराग्राफ के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि वो हेडिंग है, वो पैराग्राफ है, सिंपल, दो अलग-अलग एंटिटीज हैं। मैं कह दो नहीं साइज की बात ही नहीं करनी है हमने कहना है ये दो अलग एंटिटीज हैं। एक एंटिटी क्या है, पैराग्राफ, और एक एंटिटी क्या है, हेडिंग। यानी ये दोनों इक्वल हैं ही नहीं, मतलब इनको हमने फिजिकली देखकर इक्वल नहीं समझना, हमने इनको इनकी एंटिटी की, इनकी हैसियत के हिसाब से हमने ये कह रहे हैं कि भाई जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर जो कंटेंट राइटिंग है वो पैराग्राफ में है, जो कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन उस कंटेंट की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, वो हेडिंग है। ऐसे ही होता है ना, किसी भी पैराग्राफ को 6 पैराग्राफ में मैं आपको 50 पैराग्राफ लिख कर दे दूं, कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर उन पैराग्राफ्स के ऊपर मैं हेडिंग्स लगानी शुरू कर दूं तो वो 50 पैराग्राफ आपको समझ आएंगे कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। यानी बेसिकली वो उस पैराग्राफ की रिकग्निशन है, वो उस पैराग्राफ को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इसमें है क्या। गूगल भी यही कह रहा है, कहता है एक तो आपने पैराग्राफ्स की सूरत में सब कुछ लिखना है और एक हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन किस तरह करना है, उसकी हायरार्की के मुताबिक। H1 अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ हेडिंग स्टाइल दिखा रहा हूं, रहने दो यार, नहीं लिखते ये पिछली वाली फाइल भी बनाई थी, है ना, बनाई थी ना प्रीवियस लेसन में, उसी को ले लेते। वो थी हमारी क्लास 9 की, नहीं 9 की नहीं थी, 6 की थी शायद। ये वाली फाइल है शायद, चेक कर लेते हैं पहले वाली है, दूसरी है कि तीसरी है, यही है। देखिए ये हेडिंग्स नजर आ रहे हैं आपको। अब अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, जो पैराग्राफ और हेडिंग की बात आई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे लिखा हुआ वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है, ये भी हेडिंग है, ये भी पड़ा हुआ है, मैं कह ये भी पड़ा है, ये कीवर्ड है, तो शायद ये भी हेडिंग है। ये हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग नहीं है। और हमने पैराग्राफ में कभी भी हेडिंग यूज नहीं करनी, क्योंकि अगर हम पैराग्राफ में हेडिंग यूज कर रहे हैं तो हम तो स्ट्रक्चर की नफी कर रहे हैं ना। तो वो तो कह रहा है कि भाई आपके पैराग्राफ को मैंने रिकग्नाइज करना है हेडिंग से, तो आप पैराग्राफ को हेडिंग बना रहे हैं, काम गलत हो गया ना। यानी वो कह रहा है यही तो स्ट्रक्चर है, इसी को स्ट्रक्चर कह रहे हैं। वो कह रहा है कि आपने अपने पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग लिखनी है और उसके बाद जो टेक्स्ट है उसको जब आपने डिफाइन करना है तो वो पैराग्राफ में लिखना है। हाँ, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई पैराग्राफ के अंदर भी तो कीवर्ड्स हैं, उन्हें भी तो हमने हाईलाइट करना है, लेकिन हमने उन्हें हेडिंग स्टाइल से हाईलाइट बिल्कुल नहीं करना।
अगर हम हेडिंग स्टाइल यूज कर रहे हैं तो आप समझ लें हम लॉजिकल सिंटेक्स एरर कर रहे हैं, लॉजिकल, फिजिकल नहीं। यानी कि फिजिकल सिंटेक्स एरर का तो मतलब होता है कि कुछ गलत हो गया। लॉजिकल का क्या मतलब है कि हम गलत जगह पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज का, वो लॉजिकल सिंटेक्स एरर कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर जब हम उसको हाईलाइट करना चाहते होंगे तो इसके लिए हम अलग टैग यूज करेंगे, अभी वो देखेंगे ना। अभी मैंने पैराग्राफ का टैग बताया है तो ना इसका तो बताया ही नहीं है। अभी हम सिर्फ एक टैग की बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये कौन सा टैग है? ये हेडिंग का स्टाइल है, ठीक है। और ये हमारी जो एग्जांपल आई है अभी हमारे सामने इसी में खुली थी। अच्छा, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। ये हेडिंग स्टाइल है, आखिरी वाला जो है वो छठा हेडिंग स्टाइल है। इनको लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी, क्या करूं? सोर्स देख लें, नजर आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा, मैं बड़ा कर दो, इसीलिए मैंने पूछा। चलो, हाँ जी, और ये पूरी वही फाइल बन गई है जो मैंने अभी पढ़ाई है। ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू करें, वही फाइल बन गई है ना। यानी इसमें लिंक रिलेशन शॉर्टकट भी लगा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी लगी हुई है, और देखें टाइटल भी लगा होगा ऊपर कहीं। और वही है जो कुछ अभी तक पढ़ा है हमने, बस और कुछ नहीं है। बस वो मैंने उधर टाइप नहीं किया तो ये हमें टाइपिंग में ऑलरेडी ये सब कुछ मिल गया। और ये क्या लिखा हुआ है? हेडिंग स्टाइल्स 1 to 6। अब वो जो हेडिंग स्टाइल 1 to 6 लिखा हुआ है मैंने, वो सिंपल ऑर्डिनरी टेक्स्ट है ना। मैंने उसे पैराग्राफ में इनक्लोज किया अभी, और ना ही मैंने उसे हेडिंग में इनक्लोज किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने जो बाय मिस्टेक कमेंट लिखा था वो भी किसी फॉर्मेट के बगैर लिखा गया था। जस्ट टाइप किया था तो उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन अभी हमने पैराग्राफ नहीं बनाया उसका। ठीक है, समझ आ गई ये बात की? चलिए जी, आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।